नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त सवात की एक बात का। सवात की एक बात में आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम के उग्रवादी संगठन उल्फा के अनूप चेतिया गुट के प्रतिनिधियों ने शांति समझौते पर दस्तखत किए। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, जिसका प्रस्ताव पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले ललन सिंह ने ही रखा। प्रशांत महासागर में आए तूफान की वजह से अमेरिका के कैलिफोर्निया में समंदर में उठी करीब 30 फीट ऊंची लहरों ने तबाही मचा दी और पिछले साल अक्टूबर के बाद पहली बार रूस ने एक साथ यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला बोला, जिसमें कीव समेत कई शहरों में कुल 12 लोगों की मौत हो गई। बड़ी खबर आई अमेरिका के कैलिफोर्निया पर आए आफत से जुड़ी। प्रशांत महासागर में आए तूफान की वजह से कैलिफोर्निया में समंदर की लहरों ने कोहराम मचा दिया। समंदर के किनारे बसे इलाकों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए, लेकिन लोगों की परेशानियां तब बढ़ गईं जब तूफान की वजह से समंदर में भयानक लहरें उठने लगी। और तो और तूफान की वजह से समंदर की ताकतवर लहरें किनारों को तोड़कर शहर के अंदर घुस गईं। बताया गया कि कैलिफोर्निया के कई इलाकों में समंदर की लहरों की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के वेंचुरा काउंटी को उठाना पड़ा, क्योंकि प्रशांत महासागर में आए तूफान की वजह से वहां समंदर की भयानक लहरें किनारों को तोड़कर शहर के कई इलाकों में दाखिल हो गई और उसकी वजह से वहां कोहराम मच गया। समंदर में उठती उन हाहाकारी लहरों के आगे किसी की ना चली। कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी से जो वीडियो सामने आया, उसे देखने के बाद लोगों की सांसें थम गई। उस वीडियो में समंदर के किनारे कई लोग खड़े नजर आए। लोगों से थोड़ी दूरी पर 2 गाड़ियां भी दिखाई दी। समंदर की लहरों को रोकने के लिए वहां एक मोटी दीवार भी बनी हुई थी, लेकिन प्रशांत महासागर में आए तूफान की वजह से समंदर की लहरें दीवार को लांघकर शहर में दाखिल हो गईं। एक साथ लाखों गैलन पानी दीवार को पार करके उस जगह पहुंच गया जहां लोग खड़े थे। हालांकि जान बचाने के लिए लोगों ने वहां से दौड़ लगा दी, लेकिन समंदर की उन लहरों से वो जीत नहीं सके। समंदर से इतना ज्यादा पानी आया कि कई लोग उसमें बह गए। वहां खड़ी एक कार भी पानी में तैरने लगी। समंदर के इस भयानक रूप को देखकर लोगों की रूह कांप गई। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा समंदर ही शहर के अंदर दाखिल हो गया हो। मतलब समंदर की लहरों ने वहां जमकर तांडव मचाया। कई इलाकों में तो समंदर का पानी कमर के ऊपर तक भर गया, जिससे वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। ऐसा ही डरा देने वाला एक और वीडियो कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी से सामने आया और उस वीडियो में समंदर की लहरें शहर में घुसकर तांडव करती नजर आईं। समंदर की इन ताकतवर लहरों के सामने जो कुछ भी आया वो तिनके की तरह बह गया। जो वीडियो सामने आया उसमें समंदर की लहरें तेजी से शहर की तरफ आगे बढ़ती दिखी। उस दौरान वहां कुछ लोग मौजूद थे जो समंदर की लहरों को रोकने के लिए बनाई गई दीवार के इस तरफ खड़े थे। तभी तूफान के असर की वजह से समंदर की एक भयानक लहर दीवार को लांघते हुए शहर में घुस गई। हालांकि समंदर का इरादा भांपकर वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, लेकिन समंदर की लहरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लोग भागते रहे और समंदर की लहरें उनका पीछा करती रही। देखकर ऐसा लगा जैसे समंदर पूरे शहर को ही निगल जाएगा। वीडियो में समंदर का पानी उस पूरे इलाके में भर गया। शहर के अंदर इतना ज्यादा पानी भर गया कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के टायर तक डूब गए। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सिर्फ कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी इलाके में ही समंदर ने तबाही नहीं मचाई, बल्कि राज्य के पश्चिमी हिस्से में भी समंदर की लहरों ने हाहाकार मचा दिया। क्योंकि समंदर की उफनती लहरें जिस भी इलाके में घुसी वहां तबाही मच गई। कैलिफोर्निया के पश्चिमी हिस्से से जो वीडियो सामने आया उसे देखकर इलाके में रहने वाले लोग सहम गए, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस वीडियो में एक रेस्टोरेंट के अंदर समंदर की लहरें तेजी से घुसती नजर आईं। जानकारी के मुताबिक ये रेस्टोरेंट कैलिफोर्निया के पश्चिमी हिस्से में मौजूद समंदर के किनारे बसे एक इलाके में है।
लेकिन प्रशांत महासागर में तूफान आने की वजह से समंदर की लहरें इस रेस्टोरेंट तक भी पहुंच गई। जो वीडियो सामने आया उसमें रेस्टोरेंट के गेट से समंदर की भयानक लहरें अंदर दाखिल होती दिखाई दी। एक साथ हजारों लीटर पानी रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। तूफान के असर की वजह से समंदर में लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठती रहीं और उसका पानी रेस्टोरेंट के गेट से तेजी से अंदर घुसता रहा। देखकर ऐसा लगा जैसे समंदर की लहरें इस रेस्टोरेंट को तबाह करके ही मानेंगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में मकान का वो पूरा हिस्सा पानी से भर गया। लेकिन लोगों की परेशानियां यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि अमेरिका के मौसम विभाग की तरफ से ये आशंका जताई गई कि प्रशांत महासागर में उठे तूफान की वजह से कैलिफोर्निया और दूसरे राज्यों में भारी तबाही मच सकती है। और इसी वजह से कैलिफोर्निया में लोगों को समंदर के किनारे जाने पर पाबंदी लगा दी गई। तूफान के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तरी कैलिफोर्निया के कई इलाकों को खाली तक करा लिया गया। अमेरिका के मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि तूफान के असर की वजह से वहाँ बड़ी तबाही मच सकती है, क्योंकि जैसे जैसे तूफान नजदीक आ रहा है समंदर की लहरें विकराल होती जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी कैलिफोर्निया में समंदर में 30 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। अनुमान ये भी जताया गया कि तूफान के टकराने के बाद समंदर में 40 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। लेकिन मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद भी कई लोग उफनती लहरों को देखने के लिए समंदर के किनारे पहुंच गए। तूफान के असर की वजह से समंदर की लहरें किनारे पर मौजूद चट्टानों से टकराती नजर आईं। समंदर में उठती इन लहरों को देखकर ऐसा लगा जैसे ये लहरें पूरे शहर को निगल जाएंगी। उधर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर तूफान के बीच फंसे एक विमान की लैंडिंग के वक्त की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो तूफान में फंसकर बुरी तरह लड़खड़ाता दिखाई दिया। वहाँ इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि वो भारी भरकम प्लेन भी खुद को संभाल नहीं पाया और लैंडिंग के दौरान लड़खड़ाने लगा। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें काफी देर तक सब कुछ ठीक चलता दिखा। वीडियो में पहले वो प्लेन बड़े आराम से लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता नजर आया, लेकिन जैसे जैसे वो प्लेन रनवे के करीब पहुंचने लगा वो अचानक हवा में हिचकोले खाने लगा। ताकतवर तूफान की वजह से वो प्लेन हवा में ऐसे लहरा रहा था जैसे वो कोई कागज का खिलौना हो या कोई उस प्लेन में रस्सी बांधकर उसे जोर जोर से हिला रहा हो। इस दौरान उस प्लेन में बैठे लोगों की जान हलक में अटक गई। हालांकि कुछ देर तक हवा में लड़खड़ाने के बाद वो प्लेन आखिरकार रनवे पर सही सलामत लैंड हो गया। लेकिन प्लेन के हवा में हिचकोले खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसे देखकर कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि मानो वो प्लेन हवा में डांस कर रहा हो। लेकिन ये सिर्फ इकलौता प्लेन नहीं था जो इन ताकतवर हवाओं के सामने लड़खड़ाने लगा। उस वक्त लंदन एयरपोर्ट पर जितने भी विमानों ने लैंडिंग की वो इसी तरह लहराते हुए ही वहाँ उतरे, क्योंकि तूफान की वजह से वहाँ चलने वाली ताकतवर हवाओं ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। तूफान की वजह से ब्रिटेन के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश भी हुई और उसकी वजह से कई इलाकों में बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी हो गए। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वहाँ चल रही तूफानी हवाओं की वजह से कई पेड़ जोर जोर से लहराते दिखे, जबकि कई पेड़ उन हवाओं के सामने टिक ही नहीं पाए और बीच सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से उस सड़क को ही बंद करना पड़ा। इसके अलावा तूफान के असर को देखते हुए कई हाईवे भी बंद कर दिए गए। ऐसे में वहाँ सन्नाटा पसरा नजर आया और अगर कुछ रास्ते खुले भी थे तो उन पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही चलती दिखी। लगातार बारिश और तूफान की वजह से वहाँ ट्रैफिक की रफ्तार थम गई और तस्वीरों में वहाँ की सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी, क्योंकि कई रास्तों पर पेड़ गिरे हुए थे तो कई रास्तों पर भारी बारिश की वजह से पानी जमा हो गया था। लेकिन ब्रिटेन में सिर्फ बारिश और तेज हवाओं ने ही लोगों की मुश्किलें नहीं बढ़ाई, बल्कि भारी बारिश के बाद वहां के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी भी हुई और उस बर्फबारी की वजह से लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। जहां तक नजर गई सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। सड़कों से लेकर पेड़ों तक
बर्फ ने अपना कब्जा जमा लिया। इस दौरान वहां गाड़ियों की लंबी लाइन भी नजर आई और वो गाड़ियां भी बर्फ से पूरी तरह ढक चुकी थी, जिसकी वजह से उन गाड़ियों का सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया और वो गाड़ियां घंटों वहीं खड़ी रहीं। बताया गया कि वहां हुई बर्फबारी की वजह से कई सड़कों पर बर्फ जमा हो गई। ऐसे में वहां के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया, क्योंकि वहां आए भीषण तूफान और बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। ब्रिटेन के ज्यादातर हिस्सों में हालात इस कदर बिगड़ गए कि हजारों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए, जबकि कई इलाकों में पेड़ गिरने की वजह से रास्ते बंद कर दिए गए, क्योंकि वहां चलने वाली हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि मानो वो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाएगी। बताया गया कि ब्रिटेन में आए तूफान की वजह से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 86 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और उसकी वजह से वहां के कई हिस्सों में हजारों घरों की बत्ती गुल हो गई। इसके अलावा वहां से उड़ने वाली 18 फ्लाइट रद्द कर दी गई, जबकि कई ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया। बताया गया कि तूफानी हवाओं की वजह से वहां के कई घरों को भी भारी नुकसान हुआ और उसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए। बड़ी खबर आई पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया से। वहां के शहर टोटोटा में पेट्रोल के एक टैंकर में अचानक आग लगने से आसपास मौजूद 40 से ज्यादा लोगों की जलने से मौत हो गई। इस भयानक हादसे में करीब 100 लोग बुरी तरह झुलस गए। यह हादसा तब हुआ जब सड़क के किनारे पलटे टैंकर से बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल लूटने में जुटे थे। इसी दौरान वो टैंकर अचानक आग की भीषण लपटों में गिर गया। पेट्रोल होने की वजह से वहां आग तेजी से फैली और इसी वजह से लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पेट्रोल के उस टैंकर में आग लगने के से एक साथ 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हादसा इतना भयानक था कि उसे देखकर लोगों की रूह तक कांप गई, क्योंकि सड़क किनारे पलटा वो पेट्रोल टैंकर अचानक आग के धधकते गोले में बदल गया। देखते ही देखते टैंकर आग की भीषण लपटों में घिर गया। आग ऐसी भड़की कि चंद सेकंड के अंदर टैंकर से आग की भयानक लपटें निकलने लगी। जिस वक्त टैंकर में आग लगी उस दौरान उसके आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन टैंकर में अचानक आग लगने की वजह से उन्हें भागने या फिर संभलने तक का मौका नहीं मिला। This is a serious problem. Some people will die. ये भीषण हादसा पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया के एक छोटे से शहर टोटोटा में हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब शहर की एक सड़क के किनारे पेट्रोल से भरा एक टैंकर पलट गया। जानकारी के मुताबिक उस टैंकर में 34,000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल भरा था और इसी वजह से टैंकर के पलटते ही आसपास रहने वाले लोगों के बीच पेट्रोल लूटने की होड़ मच गई। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पेट्रोल लूटने के चक्कर में टैंकर में आग लग जाएगी और 40 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा जाएंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि जैसे ही टैंकर से पेट्रोल लूटने के लिए लोगों की भीड़ जुटी, वहां किसी वजह से आग लग गई। पेट्रोल की वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को वहां से भागने तक का मौका नहीं मिला और उसका नतीजा ये हुआ कि पेट्रोल टैंकर में लगी आग की चपेट में आकर कई लोग जिंदा जल गए। इस भयानक हादसे का वीडियो जिस किसी ने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। वीडियो को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें टैंकर में आग लगने के बाद वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। जो लोग पेट्रोल टैंकर से दूर खड़े थे उन्होंने तो जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन जो टैंकर के नजदीक खड़े थे उन्हें भागने तक का मौका नहीं मिला। मतलब आग इतनी तेजी से भड़की कि लोग अपनी जगह से हिल तक नहीं पाए और इसी वजह से टैंकर के पास खड़े ज्यादातर लोग आग में जिंदा जल गए। बताया गया कि मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो सड़क किनारे पलटे हुए टैंकर से पेट्रोल लूटने के लिए वहां जुटे थे। और उसी दौरान वहां आग भड़कने से इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि टैंकर में आग कैसे लगी, लेकिन इस भयानक हादसे की वजह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि आग में बुरी तरह जलने की वजह से कई शवों की पहचान तक नहीं हो सकी। जानकारी के मुताबिक जैसे ही सड़क के किनारे पेट्रोल के टैंकर के पलटने की खबर मिली, वहां बड़ी संख्या में
आसपास रहने वाले लोग जमा हो गए। टैंकर में आग लगने से पहले का जो वीडियो सामने आया उसमें लोगों की भीड़ पलटते हुए पेट्रोल टैंकर को घेर कर खड़ी दिखाई दी। सभी का मकसद सिर्फ और सिर्फ उस टैंकर से किसी भी तरह पेट्रोल निकालना था। कई लोग तो अपनी जान की परवाह किए बिना पेट्रोल लूटने के चक्कर में टैंकर के ऊपर चढ़ गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ पेट्रोल टैंकर के आगे की तरफ थी। पेट्रोल भरने के लिए कई लोगों के हाथों में प्लास्टिक के डिब्बे भी नजर आए। न सिर्फ बड़े बल्कि पेट्रोल लूटने के लिए वहां छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी मौजूद थे। और उसी दौरान पेट्रोल टैंकर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद जान बचाने के लिए लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। और हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेट्रोल टैंकर के आसपास मौजूद कई लोगों की आग में जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई और जो बचे वो बुरी तरह झुलस गए। और चंद सेकंड के अंदर पेट्रोल टैंकर में लगी आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। मतलब आग इतनी भयानक हो गई कि लोग चाहकर भी टैंकर के पास गिरे लोगों को बचाने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके। वीडियो में पेट्रोल टैंकर से आग की कई फीट ऊंची लपटें आसमान की तरफ उठती दिखाई दी। इसके अलावा वहां काले धुएं का गुबार उठता रहा जो पूरे इलाके में फैल गया। पेट्रोल टैंकर में लगी आग को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम फट गया हो। बताया गया कि टैंकर में लगी आग कई घंटों तक इसी तरह जलती रही। जिस जगह पर टैंकर पलटा था वहां से थोड़ी दूरी पर एक घर भी दिखाई दिया। राहत की बात ये रही कि टैंकर की आग उस घर तक नहीं पहुंची, नहीं तो कुछ और लोगों की जान पर संकट मंडरा सकता था। हालांकि वहां के पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि इस घटना में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि घायल लोगों में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर उत्तर प्रदेश के शामली में नगर पालिका परिषद की बैठक में पार्षदों के बीच मारपीट हो गई। वहां करीब 4 करोड़ के विकास कार्यों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन देखते ही देखते चर्चा बहस में बदल गई और ये नौबत आ गई कि पार्षद एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाने लगे। ये मारपीट विकास कार्यों पर चर्चा के दौरान हुई और सफेद जैकेट वाला पार्षद पीली जैकेट वाले पार्षद से भिड़ गया। वो दूसरे पार्षद को थप्पड़ मारने लगा। इसके बाद दूसरे पार्षद को भी गुस्सा आ गया। वो कुर्सी पर चढ़ गया और थप्पड़ मारने वाले पार्षद पर टूट पड़ा। लेकिन सफेद जैकेट वाला पार्षद नहीं रुका। उसने पीली जैकेट वाले पार्षद को धक्का दे दिया और फिर तो ऐसी गुत्थम गुत्थी हुई कि आसपास के लोगों के लिए रोकना मुश्किल हो गया, क्योंकि दोनों पार्षदों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। वो एक दूसरे को गर्दन से पकड़कर गिराने लगे। इस बीच मुक्कों की बारिश भी होती रही। इन सब के बीच पास खड़े 2 पार्षद झगड़ा रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक पार्षद ने मारपीट रोकने के लिए मारपीट का रास्ता अपना लिया। उसने एक दूसरे से जूझ रहे दोनों पार्षदों को अलग करने के लिए उन पर मुक्के बरसा दिए। लेकिन झगड़ा चलता रहा, वो भी तब जब वहां विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष और पुलिस तीनों मौजूद थे। झगड़ा शुरू हुआ तो कुछ देर तक तो पार्षद झगड़ा रोकने की कोशिश करते रहे और कुछ पार्षद पीली जैकेट वाले पार्षद को खींचकर एक तरफ ले गए। इस बीच नगर पालिका में मौजूद पुलिस वाले भी बीच बचाव करने लगे। शोरगुल के बीच दोनों पार्षदों को दूर किया गया। इससे पहले जब दोनों पार्षद एक दूसरे को कूद कूद कर मार रहे थे, उस समय पार्षदों के बीच खड़ा एक पुलिस वाला उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोनों पार्षद एक दूसरे से ऐसे जूझ रहे थे मानो उन्हें किसी की बात सुनाई ही ना दे रही हो। इस दौरान वहां मौजूद महिलाएं एक कोने में खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। वो अपनी सीट छोड़कर एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि थोड़ी देर के लिए नगर पालिका परिषद अखाड़े जैसे लगने लगी थी और वहां 2 पार्षद पहलवानों की तरह अपना दम दिखा रहे थे। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पार्षद ने दूसरे पार्षद पर उसे नहीं बोलने देने का आरोप लगाया। और देखते ही देखते नौबत मारपीट की आ गई। ये मारपीट पुलिस और पार्षदों के बीच बचाव से रुक तो गई और सफेद जैकेट वाला पार्षद
अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन तभी दूसरा पार्षद तेजी से आया और उंगली दिखाते उससे कुछ कहने लगा। ये देखकर वहीं बैठी एक दूसरी पार्षद खड़ी हो गई। वो पीली जैकेट वाले पार्षद को समझाने लगी। तभी पीछे से एक पुलिस वाला आया। उसने पार्षद का हाथ पकड़ा और खींचकर उसे उसकी कुर्सी तक पहुंचा दिया। इसके बाद दूसरे पार्षद उसे समझाने लगे और बैठने के लिए कहने लगे। काफी समझाने बुझाने के बाद वो पार्षद अपनी सीट पर बैठ गया। इस बीच दूसरे पार्षद को भी पुलिस ने समझाया और उसने हाथ के इशारे से पुलिस से कहा कि वो कुछ नहीं करेगा और इसके थोड़ी ही देर बाद बैठक खत्म कर दी गई। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कुछ बदमाशों का एक नाबालिग को बुरी तरह पीटते हुए वीडियो वायरल हो गया। उन बदमाशों ने उसे लात घूंसे तो मारे ही, साथ ही चमड़े की बेल्ट से उसकी पिटाई भी की और दहशत फैलाने के इरादे से इसका वीडियो भी बनाया, जिसमें कई लड़के उसे घेर कर उसे एक के बाद एक बेल्ट मारते दिखाई दिए। ये हैवानियत यही नहीं रुकी। उन बदमाशों ने जब उस लड़के को बुरी तरह पीटना शुरू किया तो वो सहम गया। इसके बाद उनमें एक लड़के ने उसे पैर छूकर माफी मांगने के लिए कहा। हालांकि इस माफी का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वो लड़का पैर छूने के लिए नीचे झुका, पीछे खड़े कई लड़के उसे पकड़कर टूट पड़े। उनमें एक लड़का तो उसके सिर में लगातार लातें मारता गया। खून नहीं गिरना चाहिए, खून नहीं गिरना चाहिए। 13 साल के उस लड़के को इतनी बेरहमी से पीटने के बावजूद उनका मन नहीं भरा। इसके बाद अधमरे से हो चुके उस लड़के को वो लोग उठाकर एक कमरे में ले गए और इस दौरान उस लड़के की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो खुद चलकर वहां तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए उनमें 2 बदमाशों ने उसके कपड़ों को खींचकर पकड़ा और टिन शेड के उस कमरे में ले जाकर पटक दिया। और वहां पहले से ही एक और लड़का मौजूद था। इसके बाद बारी बारी से उन दोनों लड़कों पर थप्पड़ बरसाए गए और फिर उनमें एक बदमाश ने उस 13 साल के लड़के के कपड़े उतरवाकर उसकी पीठ पर बेल्ट की बारिश शुरू कर दी। इस दौरान उस लड़के ने खुद को बचाने के लिए उठने की कोशिश की तो उनमें एक बदमाश उसकी छाती पर पैर रखकर खड़ा हो गया। इसके बाद उसने दोनों हाथों से उस लड़के के पैर पकड़े और बाकी लोग बेल्ट चलाते गए। 13 साल के उस नाबालिग को बुरी तरह बेल्टों से पीटने के बाद उन बदमाशों ने उसे बगैर पैंट के ठंडे पानी में खड़ा कर दिया। रात के वक्त भयानक सर्दी के बीच वो लगातार छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन इन लोगों ने उसकी जरा भी नहीं सुनी और उसे बाहर निकाल कर भी मारा। 13 साल की उस नाबालिग के मुताबिक उन बदमाशों ने न सिर्फ उसे बुरी तरह पीटा, बल्कि बंदूक के जोर पर यह धमकी भी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे इससे भी बुरी तरह पीटा जाएगा। और उसने इसी वजह से अपने साथ हुई इस मारपीट की बात किसी को नहीं बताई। हमको बाइक पे बैठाया गया और ले जाके मार पीटेगा, सब बंदूक दिखाएगा, पैंट निकाल के मारेगा और पोखरे में डुबा के मारेगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और उसने वीडियो में दिख रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि ये घटना कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन उन बदमाशों ने उस लड़के को ये धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। हालांकि कुछ दिन बाद जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो उसके घर वालों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही बाकी की तलाश भी तेज कर दी। इस बीच बिहार के मोतिहारी में एक फ्लाईओवर के नीचे फंसे एक हवाई जहाज को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां कबाड़ हो चुके उस हवाई जहाज को एक लॉरी पर लाद कर ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान वो लॉरी हवाई जहाज समेत उस पुल के नीचे फंस गई, जिसे देखने के लिए वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग तो फ्लाईओवर के नीचे फंसे उस जहाज के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ बढ़ती गई। कबाड़ हो चुका ये हवाई जहाज मोतिहारी के
पिपरा कोठी इलाके के पास पुल के नीचे फंस गया। बताया गया कि उसे लॉरी में लादकर असम ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो पुल से नीचे फंस गया, जिसके बाद उस जहाज को देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पहुंचने लगे। लोगों की भीड़ बढ़ने से वहां ट्रैफिक जैम के हालात बन गए। इस दौरान कई लोग उस हवाई जहाज को बाहर निकालने की तरकीब भी बताते दिखे। हालांकि बाद में पुलिस की मदद से उस हवाई जहाज को वहां से निकाल लिया गया। और इस दौरान करीब 2 घंटे के लिए नेशनल हाईवे बंद हो गया। हालांकि जिस तरह से वो हवाई जहाज पुल के नीचे फंसा हुआ था, उसे वहां से निकालना आसान नहीं था। लोग तरकीब बता कर थक चुके थे, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था। लेकिन आखिर में एक तरकीब काम आ गई, जिसके लिए पहले लॉरी में लगे सभी टायरों से हवा निकाली गई और फिर लॉरी पर लदे उस जहाज को फ्लाईओवर के नीचे से निकाल लिया गया। बताया गया कि उस हवाई जहाज को किसी कबाड़ खरीदने वाले कारोबारी ने मुंबई में हुई एक नीलामी के दौरान खरीदा था, जिसके बाद उसे सड़क के रास्ते मुंबई से असम ले जाया जा रहा था और इसी सफर के दौरान उसे मोतिहारी से होकर निकलना था। लेकिन रास्ते में ही उस फ्लाईओवर के नीचे से निकलने के दौरान उसका एक हिस्सा फंस गया। बड़ी खबर आई जेडीयू में चल रहे सियासी घमासान की खबरों से जुड़ी। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में खुद ललन सिंह ने इसका प्रस्ताव रखा। सूत्रों ने खबर दी कि अध्यक्ष पद के फैसले पर 5 दिन पहले ही राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नेताओं से साइन करा लिया गया था और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में औपचारिक तौर पर इसका ऐलान हो गया। और लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। हालांकि इस बात की अटकलें पिछले कई दिनों से लगाई जा रही थी। और जैसे ही नीतीश के जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खबर पर मुहर लगी, पार्टी दफ्तर के बाहर जश्न शुरू हो गया। जेडीयू कार्यकर्ता नीतीश के पार्टी अध्यक्ष बनने की खुशी मनाने लगे। उन्होंने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और फिर पार्टी दफ्तर के बाहर नीतीश के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। नीतीश समर्थक उनके पार्टी अध्यक्ष बनने पर इतने खुश हुए कि उन्होंने उनके पीएम पद उम्मीदवार बनने की भी मांग कर डाली। इससे पहले जब नीतीश कुमार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे तो उन्हें समर्थकों ने घेर लिया था और उनके सामने ही नारे लगाने लगे थे। लेकिन न नीतीश कुमार ने कुछ कहा और न ही ललन सिंह ने, क्योंकि उस वक्त तक नीतीश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था और केवल अटकलें लग रही थी। लेकिन पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में केवल और केवल नीतीश का पोस्टर लगाकर इसके संकेत दे दिए गए थे, क्योंकि मंच पर जो पोस्टर लगा उसमें अंबेडकर और गांधी जैसे महापुरुषों की तस्वीर के अलावा नीतीश की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। इसके अलावा इस पोस्टर में जेडीयू के किसी नेता की तस्वीर नहीं थी। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग के अंदर जो पोस्टर लगा है उसमें सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा है। यानी इस तस्वीर के जरिए जेडीयू में बड़े बदलाव की ओर इशारा किया गया। और थोड़ी ही देर बाद इस बदलाव के बारे में पता भी चल गया, क्योंकि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। खबर आई कि खुद ललन सिंह ने नीतीश को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया। और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बैठक में नीतीश कुमार और ललन सिंह मंच पर एक साथ बैठे नजर आए। पार्टी के कुछ और नेता भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन मीडिया का पूरा फोकस एक दूसरे के बगल में बैठे नीतीश कुमार और ललन सिंह पर था। इस कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने बारी बारी से नीतीश को शॉल ओढ़ाई, उनका सम्मान किया और फिर ललन सिंह को भी शॉल ओढ़ाई गई और फिर फैसला लिया गया कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री जब उठे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है, हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन सब लोगों का आग्रह है तो हम इसको स्वीकार करते हैं। सूत्रों ने खबर दी कि इस बैठक में मौजूद पार्टी सदस्यों से 5 दिन पहले ही अध्यक्ष पद से जुड़े फैसले पर साइन करा लिया गया था। बैठक के अंत में नीतीश और ललन सिंह भी कुछ कागजों पर साइन करते दिखे।
और फिर दोनों नेता शाम को होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए निकल गए। इस दौरान दोनों नेताओं ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन वो मीडिया के कैमरों के सामने साथ साथ ही दिखे। नीतीश कुमार और ललन सिंह एक ही गाड़ी में बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे। एक दिन पहले की तरह आगे की सीट से नीतीश उतरे और पीछे की सीट से ललन सिंह, और फिर दोनों नेता साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर गए। ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों एक साथ जेडीयू के अंदर कमान बदलने की पूरी तैयारी। नीतीश कुमार और ललन सिंह जब अंदर जा रहे थे तो वहां नीतीश समर्थकों की भीड़ जुटी थी। इस भीड़ ने उन्हें घेर लिया था, आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। यही नहीं, कार्यकारिणी की बैठक के दौरान बाहर मौजूद समर्थक लगातार नारे लगाते रहे। यानी नीतीश समर्थकों ने औपचारिक ऐलान से पहले नीतीश के समर्थन में माहौल बनाना शुरू कर दिया था। और थोड़ी ही देर में जेडीयू में सबसे बड़ा बदलाव हो गया। नीतीश के पार्टी अध्यक्ष बनने की कई वजहें बताई गई। सूत्रों ने बताया कि नीतीश से पार्टी के कई नेताओं ने ललन सिंह की शिकायत की थी। सूत्रों ने ये तक खबर दी कि ललन सिंह आरजेडी से नजदीकी बढ़ा रहे थे और पार्टी तोड़ने के चक्कर में थे, और इसीलिए नीतीश ने उन्हें अध्यक्ष के पद से हटा दिया। लेकिन इन सारी खबरों के बीच ललन सिंह ने अपने हाव भाव से ऐसा दिखाया कि सब ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दिन नीतीश के साथ साथ रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद वो उनसे मिलने उनके घर गए। करीब 25 मिनट की मुलाकात के बाद ललन सिंह नीतीश से मिलकर निकल गए। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन नीतीश के अध्यक्ष बनने से पहले और उनके अध्यक्ष बनने के बाद आई ज्यादातर तस्वीरों में ललन और नीतीश साथ साथ दिखे। जेडीयू ने दलील दी कि ललन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ा। ललन सिंह ने कहा कि हमको चूंकि चुनाव लड़ना है और हम काफ़ी दिनों तक रह चुके हैं अध्यक्ष के पद पर, इसलिए हम अपने पद से इस्तीफा करते हैं। यही नहीं, कार्यकारिणी की बैठक से पहले वो पार्टी के पोस्टर पर भी लौट आए, क्योंकि रात भर में पार्टी दफ्तर के बाहर कुछ पोस्टर लगाए गए और इन पोस्टरों में नीतीश और ललन सिंह दोनों की तस्वीर नजर आई। जबकि एक दिन पहले दिल्ली में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगी तस्वीरों में ललन सिंह की तस्वीरें नहीं थी। हालांकि ललन सिंह के पोस्टर लगने के कुछ ही घंटे बाद जेडीयू का अध्यक्ष बदल गया। यही नहीं, नीतीश के पार्टी अध्यक्ष चुने जाते ही पटना में उनके बड़े बड़े पोस्टर भी लग गए, और इन पोस्टरों में नीतीश को पार्टी अध्यक्ष बनने की बधाई दी। नीतीश समर्थकों को जैसे ही पता चला कि वो पार्टी अध्यक्ष बन गए हैं, वो बड़े बड़े पोस्टर लेकर सड़कों पर आ गए और पटना की अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगा दिए। इन पोस्टरों में नीतीश को जेडीयू अध्यक्ष बनने और नए साल की शुभकामनाएं दी गई। शाम होते होते नीतीश भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद बहुत नपे तुले अंदाज में जेडीयू अध्यक्ष बनने से जुड़े सवाल का जवाब दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार करते हैं। दिन भर की तरह इस बार भी ललन सिंह नीतीश के साथ थे। उन्होंने उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया और जब नीतीश कुमार ने बयान दे दिया तो उन्हें साथ लेकर चले गए। इधर उत्तर प्रदेश के अमेठी पहुंची बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने एक बुजुर्ग रिटायर्ड टीचर की बकाया राशि के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को जमकर फटकार लगाई। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के वक्त लोगों की समस्याएं सुन रही थी और इसी दौरान उनके पास एक 72 साल के रिटायर्ड टीचर पहुंचे। उन्होंने सबके सामने स्मृति ईरानी को अपना दुखड़ा सुनाया कि कई महीनों तक चक्कर काटने के बाद भी उनके वेतन के बकाया पैसे उन्हें नहीं मिले। इतना सुनते ही स्मृति ईरानी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को फोन लगा दिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। आपको भी पता है कि आपके यहाँ धक्के खा रहा है शिक्षक। जिला विद्यालय निरीक्षक से बात करने के दौरान स्मृति ईरानी के चेहरे पर भले ही कोई सख्त भाव नहीं दिखे, लेकिन उनकी आवाज की तल्खी ही बता रही थी कि एक बुजुर्ग के पैसे रोके जाने से वो कितनी नाराज थी। क्या उम्र है आपकी? ठीक है जी, 72 साल का शिक्षक मेरे सामने खड़ा है। आप यंग ऑफिसर है ना कंपैरेटिवली।
तो अगर आप सांसद से 10 मिनट तक बहस कर रही हैं तो इस 72 साल के रिटायर्ड शिक्षक का तो आपने क्या हाल किया होगा। स्मृति ईरानी एक रोज पहले ही अमेठी के दौरे पर पहुंची और वहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही अमेठी के अलग अलग जगहों पर चल रहे कामों को भी देखा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों की समस्याओं का पता लगाने के लिए जनसंवाद भी किया। हालांकि इससे पहले वो एक चाय की दुकान पर बैठकर लोगों से बात करती दिखी। वहां आसपास जमा लोगों की भीड़ से स्मृति ईरानी ने योजनाओं को लेकर कई सवाल भी किए। कुछ लोगों ने उनसे कई रुके हुए कामों को लेकर शिकायत भी की और ठीक ऐसा ही उनके जन संवाद कार्यक्रम के दौरान भी हुआ, जहां उन बुजुर्ग टीचर ने अपनी परेशानी बताई। इसके बाद तो स्मृति ईरानी ने फोन पर जिला विद्यालय निरीक्षक की क्लास लगा दी। मुख्यमंत्री की सरकार का आदेश का पालन न करे और अपने हिसाब से अपने नाम डाल रही है, ये कैसे होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक को रुके हुए काम खत्म करने का अल्टीमेटम देते हुए स्मृति ईरानी ने बुजुर्ग शिक्षक की बकाया राशि जल्द देने को भी कह दिया। बड़ी खबर आई नेपाल में हुए विमान हादसे से जुड़ी। 11 महीने पहले वहां हुए भयानक प्लेन क्रैश की वजह का पता चल गया। उस हादसे के बाद बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पायलट की गलती की वजह से वो हादसा हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया कि विमान के पायलट ने गलती से विमान का पावर कट कर दिया था, यानी प्लेन की लैंडिंग से ठीक पहले पायलट ने गलती से प्लेन को मिलने वाली बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया था और इसी के बाद वो विमान अनियंत्रित होकर जमीन से टकरा गया था। क्रैश होते ही वो विमान आग का गोला बन गया था और उसमें बैठे 72 यात्रियों की मौत हो गई थी। विमान हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें उन्हें देखकर पूरी दुनिया दहल गई थी। और उनमें एक वीडियो तो विमान में बैठे एक यात्री ने ही अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया था। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले यात्री का नाम सोनू जायसवाल था। वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से अपने दोस्तों के साथ नेपाल घूमने गए थे। नेपाल में लैंडिंग से ठीक पहले उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया था। वीडियो में सोनू ने पहले खुद को और बाद में विमान में बैठे दूसरे यात्रियों को दिखाया था। इस दौरान वो बेहद खुश नजर आ रहे थे। प्लेन में अब तक सब कुछ ठीक था। सोनू ने अपने मोबाइल कैमरे से विमान के बाहर का नजारा भी दिखाया था। इस दौरान वो और उनके दोस्त बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन इसके चंद सेकंड बाद ही अचानक विमान में चीख पुकार मच गई थी। सोनू के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। चीख पुकार के कुछ ही देर बाद वीडियो धुंधला हो गया था, यानी तब तक हादसा हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें और धुएं का गुबार नजर आने लगा। यानी नेपाल में वो विमान लैंडिंग से चंद सेकंड पहले ही हादसे का शिकार हो गया था। जनवरी महीने में हुए इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जिसने भी हादसे का वीडियो देखा था उसकी रूह कांप गई थी, क्योंकि सोनू जायसवाल नाम के विमान यात्री ने जो वीडियो बनाया था वो 1 मिनट 9 सेकंड का था और उसमें 47 सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन 47 सेकंड के बाद उस वीडियो में विमान हादसे की खौफनाक तस्वीरें रिकॉर्ड हो गईं। अगले 32 सेकंड में आसमान में उड़ता विमान 72 यात्रियों के लिए ताबूत बन गया। चारों तरफ धुआं और आग की लपटें दिखाई देने लगी। हादसे की जांच में जुटी कमेटी को ये वीडियो सोनू जायसवाल के परिवार ने उपलब्ध कराया था। जांच कमेटी ने एक एक पहलू की बारीकी से जांच की और 11 महीने बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 72 विमान यात्रियों की मौत पायलट की गलती की वजह से हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग से पहले गलती से पायलट ने विमान को दी जाने वाली पावर सप्लाई बंद कर दी थी, जिसके बाद विमान का इंजन अचानक बंद हो गया और वो अनियंत्रित हो गया था। यानी विमान उड़ा रहे पायलट की छोटी सी चूक की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ था। विमान हादसे की जांच के लिए बनी कमेटी में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और सिंगापुर के लगभग 10 से ज्यादा जानकारों को शामिल किया गया था, ताकि हादसे की सटीक वजहों का पता लगाया जा सके। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का शिकार हुआ विमान ATR 72 था। 15 जनवरी के दिन इस विमान की वो तीसरी उड़ान थी। हादसे वाले दिन ये विमान 2 बार काठमांडू से पोखरा तक का सफर कर चुका था। नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा के लिए उसने तीसरी उड़ान भरी थी।
लेकिन पोखरा हवाई अड्डे से महज 1.5 किलोमीटर दूर सेती नदी के पास की खाई में जा गिरा था। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी स्पीड की वजह से विमान करीब 49 सेकंड तक हवा में उड़ता रहा, फिर जमीन पर आ गिरा था। और उस हादसे में विमान में सवार 2 बच्चों, चालक दल के 4 सदस्यों और 15 विदेशी नागरिकों समेत 72 लोग मारे गए थे। हालांकि उस हादसे के बाद राहत और बचाव का काम तुरंत शुरू कर दिया गया था, लेकिन विमान में सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा था। नेपाल में हुए उस हादसे का एक दूसरा वीडियो भी उस वक्त सामने आया था और उस वीडियो में वो विमान पोखरा एयरपोर्ट पर उतरने से पहले बिल्कुल टेढ़ा होता दिखाई दिया था। इसके कुछ ही सेकंड बाद वो सेती नदी के पास की खाई में जा गिरा। हादसे से पहले ये वीडियो किसी ने थोड़ी दूर से बनाया था। वीडियो में दिखा कि विमान हादसे से पहले जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ रहा था। आसमान में उड़ता विमान अचानक टेढ़ा हो गया था। इसके बाद उसके गिरने की आवाज सुनाई दी थी। पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक 10 सेकंड पहले ये विमान क्रैश हुआ था। इसके बाद हादसे की जगह से धुआं उठता दिखाई दिया था। जगह जगह विमान के जले हुए कुछ हिस्से गिरे मिले थे। हादसे का मंजर देखकर रेस्क्यू के लिए पहुंची टीम के भी होश उड़ गए थे। इस हादसे को बीते 30 साल का सबसे दर्दनाक हादसा बताया गया था। हादसे में 5 भारतीय नागरिकों की भी मौत हो गई थी। बड़ी खबर आई पाकिस्तान में जारी बलोच लड़ाकों के संगठन से जुड़ी। इस बार बलूचिस्तान के संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तान की सेना और सरकार को खुली चेतावनी दे दी। इस वीडियो में वो बलूचिस्तान से पाकिस्तान की सेना और खास तौर पर चीन को दूर हटने की चेतावनी देते नजर आए। ये वीडियो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की आत्मघाती यूनिट मजीद ब्रिगेड ने जारी किया और ये साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से अपने कदम पीछे ना लिए तो ये उसके लिए घाटे का सौदा साबित होगा। बलोच लिबरेशन आर्मी उन लड़ाकों का संगठन है जो बलूचिस्तान के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करता है और उसके निशाने पर है पाकिस्तानी सेना। इसलिए बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने वीडियो जारी कर सीधे सीधे पाकिस्तान को धमका दिया। You will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. पाकिस्तान को ये धमकी बलोच लिबरेशन आर्मी की विशेष यूनिट मजीद ब्रिगेड ने दी। बलोच लड़ाकों की ये स्पेशल टुकड़ी आत्मघाती हमलों के लिए जानी जाती है। वीडियो में ये दावा किया गया कि अगर पाकिस्तान वक्त रहते ना संभला तो मजीद ब्रिगेड उसके खिलाफ आर पार की जंग लड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में कई और आत्मघाती हमले हो सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने 2 टूक ये ऐलान कर दिया कि इस बार वो पाकिस्तान की दाल नहीं गलने देंगे। लेकिन इस बार उसके निशाने पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि उसका पक्का दोस्त माने जाने वाला चीन भी है। इस वीडियो में बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने चीन को भी बलूचिस्तान से दूर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि चीन बलूचिस्तान के इलाकों में पाकिस्तानी सेना की मदद से तेजी से पैर पसार रहा है और बलूचिस्तान की जनता इसके खिलाफ है। यही वजह रही कि इस वीडियो में उन लड़ाकों ने चीन से लोहा लेने के अपने इरादे भी साफ कर दिए। Special unit in Majid Brigade has been formed, particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. इस वीडियो के जरिए उन्होंने सीधे सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी धमका दिया। Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan. बलूचिस्तान में पाकिस्तान की मदद से पैर पसार रहे चीन का विरोध लंबे वक्त से जारी है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले तो वहाँ चीन के कुछ अधिकारियों को अगवा कर मौत के घाट भी उतार दिया गया था। और इस बार बलोच लिबरेशन आर्मी ने वीडियो जारी कर चीन और पाकिस्तान को बलूचिस्तान से दूर रहने की नसीहत दे दी। बड़ी खबर आई पाकिस्तान में नए साल के जश्न पर आए फरमान से जुड़ी। पाकिस्तान की सरकार ने गाजा में मारे जा रहे फिलिस्तीनियों के लिए हमदर्दी जताते हुए नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। इसकी घोषणा खुद वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने की। इसके साथ ही सरकार ने चेतावनी भी जारी कर दी कि इस पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मतलब नए साल के मौके पर पाकिस्तान में अगर किसी ने जश्न मनाने की कोशिश की तो उसकी शामत आ जाएगी। पाकिस्तान ने इस फैसले के पीछे की वजह गाजा में जारी युद्ध को बताया और फिलिस्तीनियों के समर्थन में उसने सादगी से नया साल मनाने का ऐलान कर दिया। और इसका मतलब है कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया नए साल के मौके पर जश्न मना रही होगी, लोग पटाखे जला रहे होंगे, हर तरफ आतिशबाजी हो रही होगी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अंधेरे में डूबा होगा, क्योंकि नए साल के मौके पर पाकिस्तान की सरकार ने किसी भी तरह के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी वहां कोई भी उस दिन खुशियां नहीं मना सकेगा। यही नहीं, इस फरमान को न मानने पर वहां की सरकार ने कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दी। सरकार की तरफ से 2 टूक कह दिया गया कि हर हाल में सभी को ये फैसला मानना ही पड़ेगा। इससे साफ हो गया कि पूरी दुनिया में जब लोग नए साल को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तब पाकिस्तान में मातम पसरा होगा। वहां कहीं भी लोग नए साल पर खुशियां नहीं मना रहे होंगे, बल्कि सरकार के डर से अपने घरों में कैद रहेंगे। और पाकिस्तान ने इसके लिए जो वजह बताई वो किसी के गले नहीं उतर रही। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने गाजा में मारे गए हजारों लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए नए साल पर जश्न से दूर रहने का फैसला किया। हालांकि पिछले करीब 3 महीने से गाजा में जंग जारी है। रोजाना वहां कई लोग इजरायली सेना के हमलों में मारे जा रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों में यानी जंग की शुरुआत से अब तक पाकिस्तान ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे लगा हो कि वो गाजा में मारे जा रहे लोगों के लिए दुखी है। यानी पाकिस्तान में जंग से पहले जो चीजें चल रही थी वो जंग के बाद भी जारी थी। लेकिन नया साल नजदीक आते ही वहां की सरकार ने जश्न मनाने पर रोक लगा दी। और पाकिस्तान की सरकार ने भले ही फिलिस्तीनियों के समर्थन में ये फैसला लिया हो, लेकिन माना जा रहा है कि उसकी मौजूदा आर्थिक स्थिति ने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 2 साल से भयंकर तंगी की मार झेल रहा है। वो पाई के लिए मोहताज हो चुका है। वहाँ के आर्थिक हालात ठीक होने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने लोगों को सादगी से नया साल मनाने का फरमान सुना दिया, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरा नहीं कर पा रहा है। और इसकी कई तस्वीरें पिछले 2 साल में सामने भी आ चुकी हैं। इसकी शुरुआत हुई थी आटे की भयंकर कमी से। वहां आटे की ऐसी कमी हुई कि लोग सड़कों पर उतर आए थे। कई जगहों पर तो आटे के लिए खूनी झड़पें तक हुई। इसके बाद दाल, तेल और दूसरी चीजों की भारी कमी ने उसकी माली हालत दुनिया को बता दी। यही नहीं, पाकिस्तान लंबे वक्त से बिजली की कमी से भी जूझ रहा है और इसकी वजह से वहां की कई फैक्ट्रियों पर ताले भी लग चुके हैं। हाल ही में कराची में मौजूद जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिजली की सप्लाई ठप हो गई थी और इसकी वजह से पाकिस्तान का ये बड़ा एयरपोर्ट कई घंटों के लिए बंद हो गया था। इन सभी तस्वीरों से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खूब फजीहत भी हुई थी, क्योंकि खुद को परमाणु शक्ति बताने वाले देश में लोग भूखे मर रहे हैं, कारोबारी देश छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तान की हालत पर तरस खाकर भी उसका कोई दोस्त उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो पिछला कर्ज ही अब तक नहीं चुका पाया है। हालांकि पाकिस्तान से पहले यूएई के शारजाह में भी फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए इसी तरह का फैसला लिया गया। वहां भी नए साल के मौके पर होने वाली आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया। और एक दिन पहले की गई इस घोषणा के मुताबिक शारजाह में भी इस फैसले का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। यानी शारजाह में बिना आतिशबाजी के नया साल मनाया जाएगा। अबू धाबी और दुबई के बाद शारजाह यूएई का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। हालांकि गाजा में जारी जंग के खिलाफ मुस्लिम देश पहले भी एक सुर में अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। पिछले महीने ही इस मुद्दे पर 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी की एक अहम बैठक सऊदी अरब में बुलाई गई थी। उस दौरान मुस्लिम देशों ने शिया और सुन्नी जैसे कट्टर मुद्दों को भी भुलाकर एक साथ आने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बाद में ईरान और सऊदी अरब के बीच वो सहमति नहीं बन पाई थी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बड़ी खबर आई असम के उग्रवादी संगठन यूएलएफए यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के साथ केंद्र सरकार और असम सरकार ने बहुत बड़ा शांति समझौता कर लिया।
दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय में यूएलएफए के अनूप चेतिया गुट के प्रतिनिधियों ने शांति समझौते पर दस्तखत किए। गृह मंत्री ने समझौते को असम में उग्रवाद का संपूर्ण समाधान बताया, जबकि असम के मुख्यमंत्री ने इस शांति समझौते के बाद पूरे असम में शांति बहाली की उम्मीद जताई, क्योंकि असम में सक्रिय यूएलएफए उग्रवादियों ने बीते कई दशकों से कोहराम मचा रखा था। यूएलएफए पर निर्दोष लोगों की हत्या और असम में अशांति फैलाने के आरोप लगे, लेकिन केंद्र सरकार के प्रयासों के बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यूएलएफए ने शांति समझौते पर दस्तखत किए। इस शांति समझौते में केंद्र सरकार, असम सरकार और यूएलएफए के प्रतिनिधि शामिल हुए। सरकार के साथ यूएलएफए के समझौते को पूर्वोत्तर में शांति के लिए एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि बीते कई दशक से पूरा नॉर्थ ईस्ट उग्रवाद की आग में जल रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने वहां शांति बहाली के लिए तेजी से काम किया। दिल्ली में उल्फा के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्रालय में रखी गई एक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ केंद्र और राज्य सरकार के बड़े अफसर शामिल हुए। बैठक के दौरान यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और अफसरों को असमिया गमछा पहनाकर आभार जताया। इसके बाद उन लोगों ने गृह मंत्री के सामने अपनी बातें रखी। उनकी बातों को अमित शाह बड़े ध्यान से सुनते दिखाई दिए। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि समझौते की एक एक बात का फुल स्टॉप कॉमा में टाइम बाउंड मैनर में अमल किया जाएगा। उल्फा के जिन प्रतिनिधियों ने इस शांति समझौते में हिस्सा लिया, वो सरकार के साथ बातचीत के समर्थक हैं। केंद्र सरकार बीते 1 साल से इस शांति समझौते के लिए इन लोगों के संपर्क में थी, ताकि असम समेत पूर्वोत्तर के इलाकों में शांति बहाली के काम में और ज्यादा तेजी लाई जा सके। गृह मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान केंद्र सरकार, असम सरकार और यूएलएफए यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के प्रतिनिधियों के बीच कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी। और इस समझौते के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पूरे नॉर्थ ईस्ट में नए युग की शुरुआत बताया। मैं मानता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट और विशेष कर आसाम के लिए एक शांति के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। असम में शांति बहाली के लिए हुए समझौते के तहत ये तय किया गया कि केंद्र और राज्य सरकारें उल्फा के हथियार डाल चुके सदस्यों को रोजगार के मौके मुहैया करवाएंगी। हथियार डालकर सरेंडर कर चुके सदस्यों को मुख्य धारा में लाने का भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी। पूर्वोत्तर में शांति बहाली की दिशा में इस शांति समझौते को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि 40 साल में पहली बार सशस्त्र उग्रवादी संगठन के प्रतिनिधियों से भारत और असम सरकार के नुमाइंदों ने एक साथ बैठक की और समझौते पर दस्तखत किए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ उल्फा ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में इस साल 4 बड़े उग्रवादी संगठनों के साथ शांति बहाली का समझौता किया है। गृह मंत्रालय में हुए समझौते के दौरान असम में उल्फा के 700 सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया। और उल्फा के इस कदम की असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस शांति समझौते से असम में उग्रवाद और खून खराबा कम होगा। ये एकॉर्ड का बाद मैं विश्वास करता हूँ कि असम में पूरा स्थायी शांति आएगा। असम के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के प्रयासों की भी जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आउटरीच रहा नॉर्थ ईस्ट और असम के लिए, इसका कारण असम में एक पूरा शांति का माहौल हुआ। केंद्र सरकार और असम के साथ उल्फा के अनूप चेतिया गुट ने समझौते पर दस्तखत किए और खबरों के मुताबिक 2011 से उल्फा के अनूप चेतिया गुट ने हथियार नहीं उठाए थे। अनूप चेतिया गुट सरकार से मुख्य धारा में वापसी और रोजगार की गारंटी के साथ हथियार डालने और शांति समझौते के लिए तैयार था। इधर प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद वहां की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री अयोध्या के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। हाल ही में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया। और इसके उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंचे। वहां लगे भव्य पंडाल और दूसरी व्यवस्थाओं का
योगी आदित्यनाथ ने बारीकी से मुआयना किया। वो सुरक्षा कर्मियों से बात करते और उन्हें कुछ निर्देश देते भी नजर आए। योगी उस जगह भी पहुंचे जहां प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। उन्होंने वहां की तैयारियों का जायजा भी लिया और जाते जाते वहां सेल्फी खींची। योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग एंगल से तस्वीरें खींची। वो जहां खड़े थे वहां पीछे एक वीणा बनी हुई थी और उस वीणा के आगे खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने कई तस्वीरें खींची और फिर वहां से रवाना हो गए। एयरपोर्ट की तैयारियों को देखने से पहले योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे। प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे से पहले मुख्यमंत्री खुद एक एक तैयारी चेक कर रहे हैं। लेकिन इन तैयारियों को देखने जाने से पहले वो रामलला के दर्शन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विधि विधान से रामलला की पूजा की, माथा टेका और फिर आरती उतारी। मुख्यमंत्री की पूजा के दौरान वहां कई पुजारी भी खड़े थे। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वो नए एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां देखने पहुंच गए। क्योंकि अयोध्या के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है और उनके अयोध्या दौरे से पहले वहां के हर कोने की सुरक्षा कड़ी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया और बार बार ड्रोन से सुरक्षा की निगरानी का अभ्यास किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने ये ड्रोन लता मंगेशकर चौक से रामपथ और धर्मपथ पर उड़ाया, क्योंकि प्रधानमंत्री रोड शो इन्हीं रास्तों से गुजरेगा। इस वक्त हम धर्मपथ पर हैं और जहां यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो की शुरुआत होगी और ये जो रोड शो है इसी रास्ते से धर्मपथ से होकर जाएगा। यानी पीएम जहां जहां से गुजरेंगे वहां वहां आसमान से नजर रखी जाएगी। इसके लिए ड्रोन के जरिए अभ्यास भी किया गया और प्रधानमंत्री के दौरे से कुछ घंटे पहले फाइनल रिहर्सल की गई। इसमें ड्रोन आसमान में उन इलाकों से गुजरे जहां से प्रधानमंत्री का रोड शो जाएगा। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. खबर आई अमेरिका के कैलिफोर्निया पर आए आफत से जुड़ी। प्रशांत महासागर में आए तूफान की वजह से कैलिफोर्निया में समंदर की लहरों ने कोहराम मचा दिया। समंदर के किनारे बसे इलाकों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए, लेकिन लोगों की परेशानियां तब बढ़ गईं जब तूफान की वजह से समंदर में भयानक लहरें उठने लगी। और तो और तूफान की वजह से समंदर की ताकतवर लहरें किनारों को तोड़कर शहर के अंदर घुस गईं। बताया गया कि कैलिफोर्निया के कई इलाकों में समंदर की लहरों की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के वेंचुरा काउंटी को उठाना पड़ा, क्योंकि प्रशांत महासागर में आए तूफान की वजह से वहां समंदर की भयानक लहरें किनारों को तोड़कर शहर के कई इलाकों में दाखिल हो गई और उसकी वजह से वहां कोहराम मच गया। समंदर में उठती उन हाहाकारी लहरों के आगे किसी की ना चली। कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी से जो वीडियो सामने आया, उसे देखने के बाद लोगों की सांसें थम गई। उस वीडियो में समंदर के किनारे कई लोग खड़े नजर आए। लोगों से थोड़ी दूरी पर 2 गाड़ियां भी दिखाई दी। समंदर की लहरों को रोकने के लिए वहां एक मोटी दीवार भी बनी हुई थी, लेकिन प्रशांत महासागर में आए तूफान की वजह से समंदर की लहरें दीवार को लांघकर शहर में दाखिल हो गईं। एक साथ लाखों गैलन पानी दीवार को पार करके उस जगह पहुंच गया जहां लोग खड़े थे। हालांकि जान बचाने के लिए लोगों ने वहां से दौड़ लगा दी।
लेकिन समंदर की उन लहरों से वो जीत नहीं सके। समंदर से इतना ज्यादा पानी आया कि कई लोग उसमें बह गए। वहाँ खड़ी एक कार भी पानी में तैरने लगी। समंदर के इस भयानक रूप को देखकर लोगों की रूह कांप गई। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा समंदर ही शहर के अंदर दाखिल हो गया हो। मतलब समंदर की लहरों ने वहां जमकर तांडव मचाया। कई इलाकों में तो समंदर का पानी कमर के ऊपर तक भर गया, जिससे वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। ऐसा ही डरा देने वाला एक और वीडियो कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी से सामने आया। और उस वीडियो में समंदर की लहरें शहर में घुसकर तांडव करती नजर आईं। समंदर की इन ताकतवर लहरों के सामने जो कुछ भी आया वो तिनके की तरह बह गया। जो वीडियो सामने आया उसमें समंदर की लहरें तेजी से शहर की तरफ आगे बढ़ती दिखी। उस दौरान वहां कुछ लोग मौजूद थे जो समंदर की लहरों को रोकने के लिए बनाई गई दीवार के इस तरफ खड़े थे। तभी तूफान के असर की वजह से समंदर की एक भयानक लहर दीवार को लांघते हुए शहर में घुस गई। हालांकि समंदर का इरादा भांपकर वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, लेकिन समंदर की लहरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लोग भागते रहे और समंदर की लहरें उनका पीछा करती रही। देखकर ऐसा लगा जैसे समंदर पूरे शहर को ही निगल जाएगा। वीडियो में समंदर का पानी उस पूरे इलाके में भर गया। शहर के अंदर इतना ज्यादा पानी भर गया कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के टायर तक डूब गए। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन सिर्फ कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी इलाके में ही समंदर ने तबाही नहीं मचाई, बल्कि राज्य के पश्चिमी हिस्से में भी समंदर की लहरों ने हाहाकार मचा दिया। क्योंकि समंदर की उफनती लहरें जिस भी इलाके में घुसी वहां तबाही मच गई। कैलिफोर्निया के पश्चिमी हिस्से से जो वीडियो सामने आया उसे देखकर इलाके में रहने वाले लोग सहम गए। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस वीडियो में एक रेस्टोरेंट के अंदर समंदर की लहरें तेजी से घुसती नजर आईं। जानकारी के मुताबिक ये रेस्टोरेंट कैलिफोर्निया के पश्चिमी हिस्से में मौजूद समंदर के किनारे बसे एक इलाके में है। लेकिन प्रशांत महासागर में तूफान आने की वजह से समंदर की लहरें इस रेस्टोरेंट तक भी पहुंच गई। जो वीडियो सामने आया उसमें रेस्टोरेंट के गेट से समंदर की भयानक लहरें अंदर दाखिल होती दिखाई दी। एक साथ हजारों लीटर पानी रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। तूफान के असर की वजह से समंदर में लगातार ऊंची ऊंची लहरें उठती रहीं और उसका पानी रेस्टोरेंट के गेट से तेजी से अंदर घुसता रहा। देखकर ऐसा लगा जैसे समंदर की लहरें इस रेस्टोरेंट को तबाह करके ही मानेंगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में मकान का वो पूरा हिस्सा पानी से भर गया। लेकिन लोगों की परेशानियां यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि अमेरिका के मौसम विभाग की तरफ से ये आशंका जताई गई कि प्रशांत महासागर में उठे तूफान की वजह से कैलिफोर्निया और दूसरे राज्यों में भारी तबाही मच सकती है। और इसी वजह से कैलिफोर्निया में लोगों को समंदर के किनारे जाने पर पाबंदी लगा दी गई। तूफान के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तरी कैलिफोर्निया के कई इलाकों को खाली तक करा लिया गया। अमेरिका के मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि तूफान के असर की वजह से वहां बड़ी तबाही मच सकती है, क्योंकि जैसे जैसे तूफान नजदीक आ रहा है समंदर की लहरें विकराल होती जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी कैलिफोर्निया में समंदर में 30 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। अनुमान ये भी जताया गया कि तूफान के टकराने के बाद समंदर में 40 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। लेकिन मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद भी कई लोग उफनती लहरों को देखने के लिए समंदर के किनारे पहुंच गए। तूफान के असर की वजह से समंदर की लहरें किनारे पर मौजूद चट्टानों से टकराती नजर आईं। समंदर में उठती इन लहरों को देखकर ऐसा लगा जैसे ये लहरें पूरे शहर को निगल जाएंगी। बड़ी खबर आई रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी। खबर है कि रूस ने अपने एक युद्धपोत पर हुए हमले का बदला लेने के लिए यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ बमबारी कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस की फौज ने वहां सैकड़ों खतरनाक ड्रोन और मिसाइलों के जरिए कोहराम मचा दिया। इन हवाई हमलों में वहां दर्जनों इमारतें तहस नहस हो गईं और 12 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई।
रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत उसके कई शहरों में दहशत फैला दी और रूस का ये जबरदस्त एक्शन क्राइमिया में उसके युद्धपोत पर हुए हमले के 3 रोज बाद दिखाई दिया, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने मिसाइल हमले में रूस के उस ताकतवर जंगी जहाज के चीथड़े उड़ाने के दावे किए थे और माना जा रहा है कि उसी का बदला लेने के लिए पुतिन की फौज ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ कहर बरपा दिया, जिसकी रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। यूक्रेन की राजधानी कीव से आए वीडियो में एक खतरनाक मिसाइल कई मंजिला ऊंची इमारत के परखचे उड़ाती नजर आई। बिजली की रफ्तार से आई उस मिसाइल ने इमारत के ऊपरी हिस्से पर जोरदार प्रहार किया, जिसकी वजह से वहां भीषण विस्फोट होता दिखाई दिया। मिसाइल के इमारत से टकराते ही उसके ऊपरी हिस्से पर एक विशालकाय आग का गोला नजर आया, जो बाद में काले गाढ़े धुएं में तब्दील हो गया। खौफ से भर देने वाला ये वीडियो एक दूसरी इमारत में मौजूद शख्स ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन रूस के इस हमले ने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया, क्योंकि दावा किया गया कि इस ताकतवर एयर स्ट्राइक के बाद जो धमाका हुआ उसे कई किलोमीटर दूर तक सुना गया, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों के लोग भी डर के मारे सहम गए। इस हमले में उस इमारत का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया और हमले के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आई। मिसाइल गिरने के बाद उस इमारत की कई मंजिलों में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से पूरा इलाका धुआं हो गया। इमारत की आसपास की सड़कों पर हर तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया। बताया गया कि जिस इमारत पर रूसी मिसाइल गिरी उसके आसपास की कई इमारतों की खिड़कियों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक रूस की सेना ने कीव और उसके आसपास के इलाकों पर इस तरह के 2 दर्जन से ज्यादा हवाई हमले किए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई और 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और पुतिन की फौज के निशाने पर सिर्फ यूक्रेन की राजधानी ही नहीं रही, बल्कि उसने यूक्रेन के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में कोहराम मचा दिया, जिसमें यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से लेकर पश्चिमी इलाकों तक प्रहार किए गए। यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि जंग की शुरुआत के बाद रूस की फौज ने यूक्रेन पर ये सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया, जिसमें खतरनाक मिसाइलों के साथ साथ बड़े पैमाने पर आत्मघाती ड्रोन हमले भी किए गए। और यूक्रेन के जिन शहरों पर रूस का बारूद बरसा उनमें राजधानी कीव के साथ साथ खार्किव, नीप्रो, जापोरिजिया, ओडेसा और लीव शामिल हैं। यूक्रेन का लीव शहर उसके पश्चिमी इलाके में पोलैंड की सीमा के करीब मौजूद है। रूस की सेना ने वहां यूक्रेन के एक अहम सैन्य ठिकाने को मिट्टी में मिलाने का दावा किया, लेकिन यूक्रेन ने रूस पर उसके आबादी वाले इलाकों को टारगेट करने का आरोप लगाया और दावा किया गया कि रूस के इन भीषण हमलों में यूक्रेन के अलग अलग शहरों में 12 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन रूस के हमलों के दौरान यूक्रेन की सेना भी हाथ पर हाथ रखकर बैठी नहीं रही, बल्कि उसने भी रूस को बड़ा झटका देने का दावा किया, क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक क्राइमिया में रूस के जंगी जहाज पर हमले के बाद से ही यूक्रेन की सेना अलर्ट मोड पर थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे भी पता था कि युद्धपोत पर हमले से भड़का रूस पलटवार जरूर करेगा, और हुआ भी वही। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस की फौज ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर 110 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इसके अलावा आत्मघाती ड्रोन के जरिए भी अटैक किए, लेकिन यूक्रेन की फौज ने रूस के ज्यादातर हवाई हमलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से नाकाम करने का दावा किया। हालांकि इस दौरान यूक्रेन के हमलों में तबाह हुई रूस की कई मिसाइलों का मलबा रिहायशी इलाकों में गिर गया, जिसकी वजह से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। कीव से आए एक वीडियो में मिसाइल का मलबा गिरने के बाद एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कीव के मेयर ने बताया कि मिसाइल का मलबा गिरने के बाद उस फैक्ट्री में इतना तगड़ा विस्फोट हुआ कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों से शीशे भी चटक गए।
और इस धमाके की वजह से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि फैक्ट्री में लगी आग को दमकल कर्मियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद बुझा दिया। लेकिन नए साल से पहले पुतिन की सेना ने यूक्रेन को जो बड़ी चोट दी है, उससे साफ है कि आने वाला साल यूक्रेन की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि दावा किया गया कि साल के आखिरी दिनों में रूस के बड़े जंगी जहाज का शिकार करके यूक्रेन ने पुतिन को बुरी तरह भड़का दिया। यूक्रेन की सेना ने 3 दिन पहले क्राइमिया में रूस के उस जंगी जहाज के चीथड़े उड़ाने के दावे किए थे। यूक्रेन की क्रूज मिसाइलों के हमले का जो वीडियो सामने आया था, उसमें रात के वक्त एक जोरदार विस्फोट होता नजर आया था। उस भीषण धमाके को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। यूक्रेन ने इस हमले में रूसी युद्धपोत को पूरी तरह बर्बाद करने का दावा किया था। माना जा रहा है कि यूक्रेन की इस कार्रवाई के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और बदला लेने के लिए रूस की फौज ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ कहर बरपा दिए। बड़ी खबर आई इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी। आरोप है कि गाजा पट्टी में इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान फिलिस्तीन के कई नागरिकों को हिरासत में लेकर उनके कपड़े उतारने पर मजबूर किया। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक इनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं और ये लोग गाजा के एक खाली मैदान में बिना कपड़ों के कतार में खड़े दिखाई दिए। कपड़े के नाम पर उन्होंने सिर्फ अंडरवियर ही पहन रखे थे और दावा किया गया कि इजरायल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान फिलिस्तीन के नागरिकों को हिरासत में ले लिया। लेकिन आरोप है कि इजरायली सेना ने हिरासत में लेने के बाद इन लोगों के कपड़े उतरवा दिए। दावा है कि उनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि ये वीडियो किस तारीख का है, इसका पता नहीं चल सका। लेकिन कपड़े उतरवाकर फिलिस्तीन के नागरिकों को हिरासत में लेने के इस वीडियो के सामने आने के बाद इजरायल पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के हवाले से ये जानकारी दी कि हिरासत में लिए गए फिलिस्तीन के नागरिकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं और इन सभी लोगों को इजरायल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान पकड़ा है। इसका जो वीडियो सामने आया, उसमें गाजा पट्टी में मौजूद फुटबॉल के एक मैदान में फिलिस्तीन के कई नागरिक बिना कपड़ों के चलते दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद इजरायल के सैनिक लाउडस्पीकर की मदद से हिरासत में लिए गए उन लोगों को एक कतार में खड़े होने के लिए कहते रहे। सभी लोग बिना कपड़ों के मैदान में खड़े रहे। कपड़े के नाम पर सभी ने सिर्फ अंडरवियर पहन रखा था। लेकिन ये जानकारी सामने नहीं आ सकी कि इजरायल की सेना ने फिलिस्तीन के कितने नागरिकों को हिरासत में लिया। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायल की सेना ने हमास की मदद करने के आरोप में सैकड़ों लोगों को पकड़ा है। क्योंकि वीडियो में मैदान के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के लोग बिना कपड़ों के दिखे। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में फिलिस्तीन के कुछ नागरिक मैदान में बैठे नजर आए। सभी लोग अंडरवियर में थे और उनके हाथ पीछे की तरफ बांधे गए थे। इस दौरान वहां इजरायल के कुछ सैनिक उनकी निगरानी करते रहे। दावा है कि इजरायल ने इन लोगों को हमास की मदद करने के आरोप में हिरासत में लिया है। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठे दिखाई दिए। दूसरे कई लोगों की तरह उनके भी हाथ बंधे हुए थे। इसी दौरान वहां से हाथ में पहचान पत्र लेकर कई लोग बिना कपड़ों के गुजरते रहे। बाद में सभी लोग मैदान के एक हिस्से में हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के लोग मैदान में बैठे दिखाई दिए। फुटबॉल के इस मैदान में बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक मौजूद थे। इजरायल के ताकतवर टैंक भी मैदान में इधर उधर घूमते रहे और देखकर ऐसा लगा जैसे इजरायल की सेना ने फुटबॉल के इस मैदान को ही अपना बेस बना लिया हो। अमेरिका के मीडिया ने वायरल हो रहे इस वीडियो के हवाले से यह भी दावा किया कि इजरायल की सेना ने कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। लेकिन ये जानकारी सामने नहीं आ सकी है कि कितनी महिलाएं इजरायल की हिरासत में हैं। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक हिरासत में ली गई महिलाएं पूरे कपड़े में हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है। दावा किया गया कि हिरासत में लिए गए ये तमाम लोग हमास के मददगार हैं और इजरायल ने इन्हें ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान पकड़ा है। दावा ये भी है कि इस मामले की पुष्टि करने के लिए
अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने इजरायल की सेना से संपर्क भी किया, लेकिन उनकी तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं दिया गया। जबकि गाजा से हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजरायल वहां पर लगातार ऑपरेशन चला रहा है, क्योंकि हिरासत में लिए गए फिलिस्तीन के नागरिकों का जो वीडियो सामने आया, उसमें वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक इलाके से आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि हमास के एक ठिकाने को तबाह करने के लिए इजरायल की सेना ने एक इमारत को ताकतवर बम से निशाना बनाया। उधर इजरायल के हमले में गाजा में एक इमारत आग के गोलों में तब्दील हो गई। दावा किया गया कि यह हमला गाजा पट्टी के बीचों बीच किया गया और जिस इमारत पर हवाई हमला हुआ वो धुंधु कर जलने लगी। और उस इलाके में हवाई हमले के बाद का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक इमारत आग की लपटों से घिरी नजर आई। हमले के तुरंत बाद ही वहां भगदड़ मच गई और लोग भागते नजर आए। एक तरफ वो इमारत आग में धधक रही थी, तो दूसरी तरफ पूरे इलाके में सायरन की आवाज भी गूंज रही थी। और जैसे जैसे इमारत में लगी आग भड़क रही थी, वैसे वैसे वहां मौजूद लोगों में दहशत भी बढ़ती जा रही थी। इजरायल की सेना ने यह हमला रात के वक्त किया था। ऐसे में उस इलाके से लोगों को भगाने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी जिसे मौका मिला वो अपनी जान बचाने के लिए भागता नजर आया। थोड़ी ही देर में हमले की खबर मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उस इमारत में लगी आग को बुझाने की कोशिश शुरू की गई। लेकिन इस इमारत में लगी आग को बुझा पाना उतना आसान नहीं था। आग पर काबू पाने के लिए कई घंटे की मशक्कत करनी पड़ी और जब आग बुझी तो वहां तबाही के कई और निशान देखने को मिले, क्योंकि वो इमारत आग में पूरी तरह से जल चुकी थी और जर्जर भी हो चुकी थी। इमारत के चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ था और जब रेस्क्यू टीम उस इमारत के अंदर दाखिल हुई तो वहां धुआं भरा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। और अंधेरे की वजह से उस इमारत के अंदर एक एक कदम आगे बढ़ाना किसी खतरे से कम नहीं था। फिर भी उस इमारत के अंदर टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वहां मलबे में फंसे लोगों की तलाश की गई। बिल्डिंग के अंदर घुसे लोगों ने एक एक कोना खंगाला, तो इमारत के बाहर भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। इजरायल की सेना के हवाई हमले में सिर्फ एक इमारत को ही नुकसान नहीं पहुंचा था, वहां हुए हमले में कई इमारतें जमींदोज हो चुकी थी, जिसकी वजह से पूरा इलाका ही खंडहर नजर आ रहा था। चारों तरफ बिखरे पड़े मलबे और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन इसके बावजूद रेस्क्यू टीम मलबे में फंसे लोगों को खोजने की जद्दोजहद करती दिखी। वहीं इस हमले के बाद फिलिस्तीन ने एक बार फिर इजरायल पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि इजरायल की सेना ने उस इमारत को जानबूझकर निशाना बनाया। जबकि इजरायल की सेना का दावा है कि उस इलाके में हमास के लड़ाके छिपे हुए थे और उसी वजह से कई दिन पहले ही लोगों को वो इलाका और उस इमारत को भी छोड़ने के लिए कहा गया था। और जब टैंक उस इलाके के पास पहुंचे तो एक बार फिर से लोगों को अलर्ट किया गया, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी लोग उस इलाके से नहीं गए। ऐसे में वहां हमास के लड़ाकों के छिपे होने की आशंका और बढ़ गई, क्योंकि इजरायल का दावा है कि हमास के लड़ाके आबादी वाले इलाकों में छिपकर वहां रहने वाले लोगों को ढाल बना रहे हैं। और दावों के मुताबिक उसी वजह से इजरायल की सेना ने उस इलाके पर बम बरसाए और हर जगह तबाही मचा दी। दावों के मुताबिक हवाई हमले में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबकि हमले के बाद लापता हुए लोगों को ढूंढने की कोशिश लगातार जारी रही। दूसरी तरफ रफा इलाके में भी एक खंडहर हो चुकी इमारत में टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्योंकि लोगों के मुताबिक एक बच्ची मलबे में दबी हुई थी। और जब रेस्क्यू टीम ने उस जगह पहुंचकर अपना काम शुरू किया, वहां से टूटे हुए इमारत के हिस्से हटाए गए, तो उन्हें एक मासूम बच्ची नजर आई। जैसे ही बच्ची दिखी और उसके रोने की आवाज सुनाई दी तो रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज कर दिया गया और उसके आसपास जमा मलबे को हटाकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम का एक सदस्य
बच्ची को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ता नजर आया। उसके साथ कुछ और लोग भी दौड़ते नजर आए। दावों के मुताबिक उस बच्ची को कुवैती अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्ची की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने फौरन उसका इलाज शुरू कर दिया। बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस साल के आखिरी कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार सीमित दायरे में रहा। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। वहीं ऑटो, मेटल, एफएमसीजी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में भी तेजी रही। लेकिन एनर्जी, आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में मुनाफा वसूली देखी गई, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 170 अंक गिरकर 72,240 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 47 अंक टूटकर 21,731 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। शब्द कहाँ बेमानी होंगे, बस अनकही कहानी होंगे। शब्द कहाँ बेमानी होंगे, बस अनकही कहानी होंगे। सौभाग्य की एक बात कही अश्विनी ने, दिल का ताड़ बना सकते जो लोग वही ज्ञानी होंगे। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त होगा सौभाग्य की एक बात का।